सर्वे करने नगर निगम चंदन नगर पहुंचेगा और वहां भीड़ जमा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और आपको पता है मुस्लिम इलाके में जब जाते हैं और जब भीड़ जमा होती है तो फिर कैसी घेराबंदी होती है, और ऐसा ही अफसरों के साथ हुआ, उल्टे पे लौट आए हैं। एक और खबर यह है कि मेट्रो को लेकर जो है 3 महीने तक अलग अलग हिस्सों में छूट रखी गई है। 3 माह तक मेट्रो रेल में टिकट पे छूट मिलेगी आपको। सुपर कॉरिडोर पर स्थित है पालाखेड़ी, और ये लंबी चौड़ी जमीन थी। पूर्व विधायक के रुतबे से जमीन पे लोगों ने कब्जा कर रखा था। आज सवेरे 4 जेसीबी और तामझाम लगाए गए और उसे खाली करा दिए। कल जिस बिल्डिंग में बम लगा के उड़ाए गए थे, उस बिल्डिंग के पीछे नई नई कहानियां सामने आ रही है। अफसर ने जो जवाब दिया बड़ा रोचक था, और वहीं पर नगर निगम के अफसरों की ये पोल खुल गई। चंदन नगर से कालानी नगर तक बनने वाली रोड का विरोध हो गया। नगर निगम जो अधिकारी गए थे वो भी उल्टे पांव लौट के आ गए, खाली हाथ ही लौट के आए। शायद नपती अपती हुई नहीं उसमें। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज खबरें हैं, पर खबरों के पहले हम आपको ये बता देते हैं कि शिलांग में जो शव मिला था उसको लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है, और सोनम रघुवंशी का बारे में कोई जानकारी आज भी दिन भर कल से अभी तक नहीं मिली है। पर जो डीकम्पोज शव मिला था उसको ऊपर लाया गया है और उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अब बाकी जानकारी उसकी जो भी आएगी हम आपको बताते रहेंगे। अभी आज तो इसके आगे कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी उसमें नहीं है। एक और मामला है, आज राहुल गांधी भोपाल आए हुए हैं और उन्होंने जीतू पटवारी को एक झटका भी दिया है, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में जो भी अब आने वाला समय जो है वो जीतू पटवारी के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। उस पर हम राजनीति में बात करेंगे। हम सीधे खबरों पर चलते हैं। शेखर जी शुरू करें हम? जी बिल्कुल। तो आज हम दोपहर की खबरों शुरू कर रहे हैं आपके लिए। दोपहर की खबरों में आपको जो खबरें बताना चाहता हूँ, पहले पेश की खबरें जो 1-2 दिन बाद छपेगी। एक तो 4 तारीख से मौद्रिक नीति की बैठक चालू हो रही है, और एक बार फिर ब्याज दरें, क्योंकि महंगाई आ गई 4% के लगभग, मतलब सहनीय स्थिति पे महंगाई आ गई। हालांकि खाद्य महंगाई अभी भी 9% के ऊपर बनी हुई है, पर पहली बार इकाई के अंक पे खाद्य महंगाई भी आ गई है। तो ये माना जा रहा है कि अब जो है ब्याज दरें कम की जा सकती है। तो आधा प्रतिशत की छूट, मतलब 50 बेसिस पॉइंट की छूट देने की तैयारी की जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है शायद इसके होने से जो 10 से 15 लाख के कर्ज हैं उस पर करीब 600-800 रुपये तक की 600 रुपये तक की छूट मिल सकती है। कर्ज में रियायत हो सकती है ब्याज के कारण। और 4 तारीख से बैठक मौद्रिक नीति शुरू हो रही है, 6 तारीख को समाप्त हो जाएगी। 6 तारीख को रिजर्व बैंक इस मामले को लेकर ऐलान कर सकता है। एक खबर तो ये है। दूसरी एक और खबर ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच लगभग पहले दौर की बातचीत हो गई और दोनों के बीच समझौता लगभग हुआ है। हालांकि युद्ध अभी नहीं रुका है, पर दोनों को लेकर समझौते की प्रक्रिया शुरू हो गई। आपको आश्चर्य होगा कि दोनों साइड पे, रूस और यूक्रेन दोनों साइड पे कम से कम 6-6 हज़ार जवानों के शव पड़े हुए हैं। यूक्रेन के उस वहाँ पे भी रशिया के सैनिकों के, और रशिया में भी यूक्रेन के सैनिकों के पड़े हुए हैं। मतलब 12,000 शव की अदला बदली होगी। आप समझ सकते हैं कि युद्ध की विभीषिका क्या रही होगी। ये युद्ध पिछले 3 साल से चल रहा है। तो आप देख समझ सकते हैं कि इस युद्ध की विभीषिका के बाद जब 6,000 शव एक साथ जाएंगे तो क्या परिस्थिति बनेगी किसी भी देश में। इसीलिए लोग कहते हैं कि युद्ध से जितना बचा जा सके उतना बचा जाना चाहिए। इसमें उन परिवारों को तबाही देखने को मिलती है जिनका कोई लेना देना नहीं होता है। एक और खबर यह है कि मेट्रो को लेकर जो है 3 महीने तक अलग अलग हिस्सों में छूट रखी गई है। 3 माह तक मेट्रो रेल में टिकट पे छूट मिलेगी आपको। चौथे सप्ताह से 25% छूट होगी। उसके पहले 70% छूट है, और अभी एक हफ्ते तो आप फ्री में घूम ही सकते हो, जाके आप अपने परिवार के साथ बैठ सकते हो। और दूसरा, मेट्रो ट्रेन में ज़मीन में बैठने में नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ आप नीचे जाके बैठ जाएँ। अगर आप बैठोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और पान गुटखा पाउच ये ले जाने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही है। मेट्रो में इस तरीके का नियम है कि पान गुटखा पाउच जो है खुला हुआ, ये नाश्ता भी आप नहीं ले जा सकते हैं। बात कर रहे हैं छूट की, तो छूट इसलिए दी जा रही है कि मेट्रो जिस रूट पे चल रही है वहाँ पर वैसे भी बैठने वालों की संख्या नहीं के बराबर रहेगी। तो ऐसे में मेट्रो ऐसा चाहता है कि एक बार उसकी कनेक्टिविटी बन जाए, लोगों में इस तरह का उत्साह बना रहे, इसलिए वो छूट दी जा रही है। अभी एक हफ्ते तक फ्री है। 2 दिन में हम देख चुके हैं। पहले दिन 26,000, दूसरे दिन 14,000, मतलब पूरे 42,000 लोगों ने इस रूट पर यात्रा कर चुके हैं। एक और मामले में छज्जे पर बात कर लेते हैं हम आपसे। फायर एनओसी को लेकर प्रावधान आने वाले हैं। आज कैबिनेट की बैठक में लगभग इस पर सहमति हो जाएगी। फायर एनओसी को लेकर कि अब किसी प्रकार राजनीतिक आयोजन हो या सामाजिक आयोजन हो या धार्मिक आयोजन हो, आपको ये सब पंडाल लगाने के पहले फायर एनओसी लेना कंपलसरी होगी। अगर आप ये नहीं लेंगे तो उसमें 3 महीने की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। इसलिए लीग हमेशा अमूनन ये हो रहा है, कई जगह सुरक्षा इंतजामों को लेकर बड़े हादसे हो रहे हैं। उसको लेकर एक नया नियम बनाया गया जिसमें फायर एनओसी अब कंपलसरी कर दी गई। इससे कम से कम सुरक्षा के प्रबंध जो है ज़्यादा बेहतर होंगे। और राजनेताओं के लिए भी है
कि अगर वो किसी प्रकार की आम सभा और कुछ करना चाहते हैं तो उनको फायर यूनिवर्सिटी सबसे पहले लेनी होगी। ये तो थी दोपहर की खबरें, इस पर हमने आपसे बात की। अब हम अग्निबाण की खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में एक खबरों बात कर लेते हैं हम, सभी अखबारों में भी हालांकि ये कि दबंगों के कब्जे से प्राधिकरण मुक्त कराई योजना की शामिल करोड़ों की ज़मीन। ये जो है कहाँ पे ज़मीन ये होगी? पालाखेड़ी सुपर कॉरिडोर पर स्थित है पालाखेड़ी, TPS 10 में पहुंची हुई है और ये लंबी चौड़ी ज़मीन थी। पूर्व विधायक के रुतबे से ज़मीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा था। आज सवेरे 4 JCB और तामझाम लगाए गए और उसे खाली करा दिया गया। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बात है। आईडिया की ये वो महत्वाकांक्षी ज़मीन है कि जिस ज़मीन पर आईडिया अपनी स्कीम ला चुका है ऑलरेडी, पर समस्या ये है कि जिन किसानों से ज़मीन ली गई थी वो किसान इतने दबंग है कि उन्होंने आईडिया में ज़मीन जाने के बाद भी वहाँ से कब्जा नहीं छोड़ा। वो लगातार वहाँ खेती कर रहे थे, बाकायदा अपने छोटे छोटे मकान भी बना रखे थे जिसे खेत पर बनाए जाते हैं। तो जब भी आईडिया वहाँ कब्जे लेने जाता था आईडिया को भगा दिया जाता था, सियासी दबाव बनाया जाता था। इस बार जो है आईडिया ने तय करके गया था कि पूर्व विधायक जी हो या मौजूदा विधायक जी कोई भी सामने आ जाए नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह जो है बल के साथ, पुलिस बल के साथ वहाँ मौजूदगी की और 50 एकड़ जमीन को खाली कराया गया है। वाह, मतलब अपन माने कि इन लोगों ने वहाँ दबंग दुनिया बसा रखी थी। ये दबंगों ने दुनिया बसा रखी थी। तो ये तो एक और खबर है जिस पर हम बात कर लेते हैं। पर इसी मामले में एक और बताऊं आपको, MR12 पे भी आईडिया कॉलोनी काट चुका है, MR12 प्लाट बेच चुका है, उस पर भी आईडिया की ज़मीन पे कम से कम 10 प्लाटों पे कब्जे बने हुए हैं और वो ताकतवर नेता के हैं, मतलब वो इन दिनों मंत्री भी हैं और उसके कारण जो आईडिया उस प्लाटों पे झांकने भी नहीं जाता है। और ये MR12 के प्लाट हैं। अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मामले पर और ये बहुत दिनों से कब्जा उनका बना हुआ है। फिर एक और खबर बात कर लेते हैं। 208 टन अपराधी मिले हैं। ये जो आदत हो गई इनकी ट्रैफिक तोड़ने की, नियमों को तोड़ने का, इसमें 27 के ही लाइसेंस अभी निरस्त हुए हैं और वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होंगे। क्या शेखर जी मामला क्या है? बिल्कुल, मैं इसमें बता दूं कि जैसे 200 आदतन अपराधी बताया जा रहे हैं, आदतन जो है नियम तोड़ने वाले नहीं, इनको अपराधी नहीं कहा जाएगा, नियम तोड़ने वाले कहा जाएगा। ये सिर्फ 200 ही नहीं, इस शहर में अभी आप देखने जाएंगे तो सैकड़ों निकल जाएंगे। हुआ यूं है ना, ट्रैफिक पुलिस उन लोगों पर नजर रख रही थी जो लगातार कैमरे की जद में कैद हो रहे थे, जो नियम तोड़ रहे हैं, रेड सिग्नल जंप कर रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे, 3-3 सवारी बैठ के घुमा रहे हैं। दिसंबर और जनवरी में ट्रैफिक पुलिस ने जो सूची बनाई थी, ये सूची बनाकर RTO को भेजी थी कि इन लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाए। अब RTO पे काफ़ी प्रेशर बना हुआ, सिर्फ 27 लाइसेंस निरस्त हुए, बाकी पे RTO ने खुद ने हाथ खड़े कर दिए। वजह यह है कि आप किसी का भी लाइसेंस तब तक निरस्त नहीं कर सकते जब तक आप साबित नहीं कर सकते कि चलाने वाला वही है। समस्या ये हो रही है कि मेरी गाड़ी को कभी आप लेकर गए हैं और कोई चालान बन गया है तो उस चालान के बिहाफ पर आप लाइसेंस ना आपका निरस्त कर सकते हैं ना मेरा निरस्त कर सकते हैं। कोई कोर्ट चला गया था, जवाब देना मुश्किल होगा, इसलिए RTO ने इससे बचने के लिए लाइसेंस निरस्त करना बंद कर दिएंगे। उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने भी सूची बनाना बंद कर दी है। ये काम वहीं का वहीं बन गया। ये बात अब क्यों उठी, इसका भी वजह है कि कल सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कराई गई थी। उस बैठक में कलेक्टर के सामने आंकड़ा रखा गया कि शहर में जो है लोग जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नियमों का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं, कैमरों को भी वे कुछ नहीं समझ रहे हैं, बार बार जंप करते हैं, बार बार नियम तोड़ते हैं, पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई लाइसेंस रद्द करने की नहीं हो पा रही है। बड़ा इसीलिए मतलब इनको क्या इनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा? क्या होगा क्या फिर? अभी तो इनको इनके हाल पे छोड़ दिया गया है। तो चलिए, अब ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, काल उसका क्या बिगाड़ेगा, छोड़ो, हमें क्या करना है उसमें। चलो एक और बात कर लेते हैं। ये प्रभात किरण खबरों में बात करें। कल जिस बिल्डिंग में बम लगा के उड़ाए गए थे, उस बिल्डिंग के पीछे नई नई कहानियां सामने आ रही है। अब इमारत गिराने में नोटिस का खेल भी हुआ है, पकड़ में आ गई सारी गलती। इस मामले में शेखर जी ने किया है। क्या मामला है शेखर जी आपकी? मैं आपको बता दूं कि इस इंदौर शहर में नगर निगम के जो अफसर हैं वे कितना बड़ा खेल कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इसी नगर निगम के अफसरों ने एक नक्शा पास किया PU4। इस विजयनगर में PU4 आइडिया की एक स्कीम है, उसके अंदर आइडिया ने एक प्लॉट काट कर डॉक्टर मुंशी को दिया था। डॉक्टर मुंशी ने उस प्लाट को यह सोच के खरीदा था कि यहाँ जीवन भर की पूंजी लगाकर बढ़िया सी इमारत बनाएंगे ताकि सुकून से जीवन जी सकें। उन्होंने इसके लिए बाकायदा नगर निगम में नक्शा भी लगाया, नक्शा नगर निगम से पास हो गया, बिल्डिंग बना दी उन्होंने, और आखिरी में नगर निगम को क्या मालूम क्या है सूझी, और नगर निगम के वहाँ के BOBI ने एक नोटिस थमा दिया कि ये जो बिल्डिंग है ये NGT के दायरे में आ रही है, कि पीछे से नाला जा रहा है और ये गलत बिल्डिंग बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि नक्शा जिस नगर निगम ने पास किया है वो बिल्डिंग NGT के दायरे में कैसे आ गई। तब इसकी पड़ताल करने के लिए कल महापौर पुष्यमित्र भार्गव, तारीफ करनी होगी महापौर पुष्यमित्र भार्गव की, कल उन्होंने पीड़ित पक्ष और जिम्मेदार अफसरों को आमने सामने बिठाया। हालांकि मीडिया को दूर रखा था इन्होंने, पर अंदर जिस तरीके से अफसरों की लू उतारी गई है उसकी गूंज जो थी पूरे नगर निगम में सुनाई दे रही थी। अफसरों से पूछा गया कि ये बिल्डिंग अगर NGT के दायरे में आ रही है तो इसका नक्शा कैसे पास हो गया।
नक्शा जिन अफसर महाशय ने पास किया था उन्हें भी बुला लिया गया था, क्योंकि उन्हें जो नगर निगम कमिश्नर ने एक बड़ी चूक करते हुए उन्हें वापस उसी जगह का मुखिया बना दिया गया है। अफसर ने जो जवाब दिया बड़ा रोचक था, और वहीं पर नगर निगम के अफसरों की ये पोल खुल गई। अफसर का कहना था कि ये नाले के किनारे नहीं है, जो नाला दिखाया जा रहा है एक्चुअल वो चलत का नाला है, रिकॉर्ड में वो नाला नहीं है, इसलिए मैंने नक्शा पास कर दिया। जब उससे पूछ लिया गया, जब नक्शा आपने पास ही कर लिया गया, तो फिर ये बिल्डिंग अवैध कैसे हो गई, बिल्डिंग को तोड़ क्यों दी, इतनी ताबड़तोड़ बम लगाने की कहाँ जरूरत हो गई थी, क्या नोटिस दिया गया था मकान मालिक को? मकान मालिक ने कहा कि मुझे इस मकान की इमारत की जांच करने के लिए कि आपने गलत निर्माण किया है, उसका नोटिस तो बाकायदा मुझे फोन पे भी बताया गया, मुझे व्हाट्सएप पे भी भेजा गया, पर बिल्डिंग को 24 घंटे के अंदर गिराने का जो नोटिस था ना मुझे भेजा गया, ना मुझे फोन पे उसकी सूचना दी गई। अफसरों ने कहा कि ये चस्पा कर दिया था हमने, और उसका वीडियो भी बनाया था। जब वो वीडियो मांगा गया तो वो वीडियो उनके पास नहीं था। नोटिस देने के लिए जो नोटशीट चलाई जाती है उसका भी कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिला। 2021 से ये बिल्डिंग बन रही थी, अभी तक क्या नोटिस दिए गए किसी का जवाब अफसरों के पास नहीं था। वजह है कि लेन देन का एक बड़ा खेल था जिसका भंडाफोड़ हो गया, और ये जो बिल्डिंग है दूध वहां के गिर गई। और अफसरों ने जो बदले की कार्रवाई तो कर ली, पर नगर निगम की जो किरकिरी शहर में हुई है, गणेशगंज के बाद में दूसरी बार निगम अफसरों पर सवाल उठे हैं। और मैं इस शहर के लोग कह रहे हैं अब कि ये नगर निगम क्या हो गया है कि मनमानी पर उतर आया है। बड़ी दुखद स्थिति है कि मुट्ठी भर अधिकारी जो हैं अपने हितों के लिए किस प्रकार की ओछी हरकत कर सकते हैं, ये इसका प्रमाण है। एक आदमी के पूरे जीवन भर की पूंजी चली गई और सब एक दूसरे के आरोप लगाना ढूंढ रहे हैं। जब तक इनके निजी मामलों में, जब तक इनसे निजी पैसा वसूली का अभियान नहीं हो सकता ना कि इनसे कोई कार्रवाई हो, इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके खिलाफ, क्योंकि न्याय हित के सिद्धांतों के विपरीत काम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम को पहली बार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराना चाहिए, ताकि कम से कम भविष्य में इस प्रकार की हरकत करना अधिकारी बंद कर दें। अब हम बात कर लेते हैं पत्रिका की खबर की। तो पत्रिका की खबर में एक खबर पर हम बात करते हैं, एक और झमेला ऐसा कैसे ही है वो भी कि चंदन नगर से कालानी नगर तक बनने वाली रोड का विरोध हो गया है। नगर निगम जो अधिकारी गए थे वो भी उल्टे पांव लौट के आ गए, खाली हाथ ही लौट के आए, शायद ना नपती अपती हुई नहीं है उसके अंदर। क्या है शेखर जी मामला? मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी रिंग रोड बनाने की एक जो योजना थी वो योजना अभी रोक दी गई है, पर उसका एक रास्ता निकाल दिया गया है कि पश्चिमी रिंग रोड जब तक नहीं बन पा रहा है, चंदन नगर से लेकर कालानी नगर को जोड़ने वाली एक सड़क बना दी जाए ताकि आवागमन में एक सुविधा हो जाए। हालांकि ये जो सड़क है इतनी चौड़ी नहीं होगी जितना चंदन नगर चौराहे पर जो रिंग रोड मिलता है उतना चौड़ा हो, पर छोटी जो सड़क बनाई जा रही है उसके लिए नगर निगम सर्वे करने पहुंचा था। सर्वे करने नगर निगम चंदन नगर पहुंचेगा और वहां भीड़ जमा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मुस्लिम बहुल इलाके में आप जब भी सर्वे करने जाएंगे, और खास करके आप मकान तोड़ने जा रहे हैं, मकान पे लाल निशान का सर्वे करने जा रहे हैं, तो भीड़ इकट्ठी होना वाजिब है। पार्षद पति को भी बुला लिया गया था, जमकर विरोध हुआ, अफसरों की घेराबंदी कर दी गई, ये तक पूछ लिया गया कि भाई तोड़ रहे हैं मकान, भेजोगे कहाँ, पहले ये बता दो, तब तक वरना यहाँ घूमने तक नहीं देंगे। और आपको पता है मुस्लिम इलाके में जब जाते हैं और जब भीड़ जमा होती है तो फिर कैसी घेराबंदी होती है, और ऐसा ही अफसरों के साथ हुआ, उल्टे पे लौट आए हैं। अब मुझे लगता है अगली बार जब भी सर्वे करने जाएंगे इन्हें पुलिस बल को साथ में लेकर जाना होगा। लोगों में भय है, लोग भय है, विश्वास नहीं है। भय और विश्वास में बड़ा फर्क होता है। आपके मन में आपको लगे कि आपके पास सही ईमानदार सरकार, ईमानदार नगर निगम काम कर रही है तो आप विश्वास करेंगे, पर लोगों को भय रहता है कि क्या मालूम नगर निगम क्या करेगी, एक पे बम लगा चुकी, क्या मालूम दूसरे में लगा देगी बाद में, तो कहाँ करेंगे आप। तो ये तो थी अखबारी खबर है जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम कुछ राजनीतिक चर्चा कर लेते हैं। आज राहुल गांधी जी भोपाल में हैं और तीन मीटिंगें अलग अलग ले रहे हैं वो। उसमें आपके कांग्रेस के तमाम नेताओं को अलग अलग हिस्सों में बुलाया गया है और गुजरात पैटर्न पर जो है कांग्रेस को खड़ा करने का एक प्रयास किया गया। और वैसे आज भी जब सड़क पे घूमे हैं राहुल गांधी भोपाल में तो भीड़ उनके पीछे काफ़ी चली है। और इसके अलावा एक और मामला हो रहा है, उसमें दिख रहा है कि इस बैठक के बाद में कि जीतू पटवारी जो है अब वो ताकतवर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सारा मामला जो है, जो देखने में आ रहा है लोगों को, कमलनाथ का पूरा सम्मान है, दिग्विजय सिंह का है, अरुण यादव का भी सम्मान है, पर ले दे के जीतू पटवारी की कार्यप्रणाली से तय हो गया है कि जीतू पटवारी अकेले अब चुनाव की ताकत नहीं बन पाएंगे और उनके सारे पर कतर दिए गए हैं। अभी जो पर्यवेक्षक उन्होंने दिल्ली से नियुक्त किए गए थे जिला अध्यक्ष बनाने के लिए, उसके साथ उन्होंने अपना भी एक पर्यवेक्षक जीतू पटवारी ने थोप दिया था, उसको भी हटा दिया गया है। क्या है शेखर जी पूरा मामला है? बिल्कुल आपको मैं सही है, मैं आपको बता देता हूं। जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में राहुल गांधी आए हैं पहली बार, और राहुल गांधी तब आए हैं जब गुजरात में संगठन को, कांग्रेस संगठन को मजबूती करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। उस मॉडल को मध्य प्रदेश और हिमाचल में उतारा जा रहा है, इसकी शुरुआत हो रही है। अब मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम कर रहा है इसके लेकर AICCI ने
सबसे पहले शुरुआत की कि जिले मजबूत किए जाए। जिले मजबूत कब होंगे? जब पट्टावाद खत्म होगा, समर्थकों को पद देना बंद होगा। एआईसीसी ने इसके पर लगाम कसते हुए मध्य प्रदेश के 50 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए अपने पर्यवेक्षक तय कर दिए। अब इन पर्यवेक्षक तय होने के बाद में ये तो हो गया है, मध्य प्रदेश के जो नेता हैं उनके हाथ बांध दिए गए हैं, इसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे कि अब वे मनमानी करके अपने चहेतों को, अपने चाहने वालों को या अपने पट्टों को जिला अध्यक्ष की कुर्सी नहीं दे पाएंगे। जीतू पटवारी को सबसे बड़ा झटका ये लगा था, इसका रास्ता उन्होंने निकालने की कोशिश की। इन पर्यवेक्षकों के साथ में एक नियम तय किया गया था कि प्रदेश भी एक एक सहयोगी देंगे जो इनके साथ में जाकर जिले में रायशुमारी कराएंगे। पर इनका काम सिर्फ इतना ही है कि दिल्ली से जो पर्यवेक्षक आए उनके साथ जाना है। पर जीतू पटवारी ने इनको इस तरीके से शामिल कर लिया कि ये भी उस रायशुमारी का महन हिस्सा होंगे। अब आज जो बैठक हो रही राहुल गांधी के साथ, उस बैठक में एआईसीसी ने साफ कर दिया है कि प्रदेश ने जो पर्यवेक्षक जोड़े हैं उनको एक तरफ कर दिया जाए, वे इस बैठक में नहीं बैठेंगे। एआईसीसी ने जिन लोगों को तय किया है वे ही बैठेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं, राहुल गांधी कमलनाथ को भी पूरा आप जो जैसा बता रहे हैं सम्मान दे रहे हैं, जो है दिग्विजय सिंह को भी सम्मान दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है, जीतू पटवारी समझ लें कि यह इस प्रदेश में जीतू पटवारी राज नहीं, अभी जो है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी बचे हैंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आने वाला समय में आपको कांग्रेस में बड़े फेरबदल दिखेंगे और इससे प्रभावित जीतू पटवारी भी होंगे, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता जो हमारे पास भी यहाँ आते हैं हमारे स्टूडियो में और हम उनसे पूछते हैं कि यार अगला चुनाव क्या जीतू पटवारी के नेतृत्व में होगा, तो कहते हैं नहीं कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। तो इससे ये संकेत तो मिल रहा है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा नहीं। वैसे भी जीतू पटवारी कांग्रेस को सही तरीके से खड़ा नहीं कर पाए और कांग्रेस जो है धीरे धीरे और बिखरती चली गई। तो निश्चित रूप से इस बार राहुल गांधी के आने का क्या असर होगा ये तो समय बताएगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस कहाँ तक कांग्रेस अपने संगठन को ले जा सकती है। तो ये तो थी आज की हमारी राजनीतिक खबर जिस पर हमने आपसे चर्चा की। ये कार्यक्रम पूरी तरह से आप लोगों के लिए हम बनाते हैं और हमारा प्रयास होता है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों को चुनें। ये इस शहर की वॉइस भी है। हम चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कोई आपकी आवाज़ अगर उठाना है तो आप इस कार्यक्रम के लिए प्लेटफॉर्म पर नीचे डाल दीजिए, हम उस वॉइस को आम लोगों तक पहुँचा कर आपकी बात आगे पहुँचाएँगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।